बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक से मुतालिक बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था। स्टेडी फ्लो सिस्टम में जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स ही रहता है। मिसाल के तौर टरबाइन का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा, कंडेंसर का जो साइज़ है वो सेम ही रहेगा। मैथ जो कंट्रोल वॉल्यूम इंटर होना है, जो निकलना है, वो भी वक्त के साथ साथ सेम ही रहता है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एनर्जी तो सेम ही रहती है, यानी वक्त के साथ साथ कोई चेंज नहीं आएगी। चाहे मास है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, कोई इंटेंसिव कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई चेंज नहीं होगी। अब इसमें तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका जो टाइटल है इसके 2-3 हिस्से कर लेते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन का मतलब यह है कि ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जो एनर्जी के साथ डील करेगी और इस दौरान जो फ्लो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा। ऐसी इक्वेशन जो स्टेडी फ्लो के लिए एनर्जी को डील करती है, स्टेडी फ्लो में एनर्जी के बारे में बताती है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब दोस्तों, जब हमने ये देख लिया कि मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो होता है कांस्टेंट, तो मैं रेट फॉर्म लिखूं मास बैलेंस रिलेशन की, मास फ्लो रेट इन माइनस मास फ्लो रेट आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंट्रोल वॉल्यूम का मास कांस्टेंट है तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है मास फ्लो रेट इन इज इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट। दोस्तों, ये रिलेशन है जब एक इनलेट हो और एक आउटलेट हो। लेकिन अगर जिस तरह हमारे पास ये केस है, एक कंट्रोल वॉल्यूम में एक से ज़्यादा इनलेट हैं, एक से ज़्यादा आउटलेट हैं, मिसाल के यहाँ पे एक इनलेट है और 2 आउटलेट हैं, तो उसके लिए हम सिग्मा का साइन यूज़ करते हैं। समेशन ऑफ ऑल इनलेट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटलेट्स ऑफ मास फ्लो रेट। और अगर एक ही है, जिस तरह मैंने पहले बात की, ये इस तरह का कोई केस है कि जिसमें एक इनलेट है और एक आउटलेट है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ मास फ्लो रेट, इसको मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ जो इनलेट है, और आउटलेट को 2 से शो कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है मास फ्लो रेट ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब दोस्तों, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए एनर्जी जो है वो भी कांस्टेंट होती है, तो इसका चेंज इन एनर्जी क्या होगा इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, वो भी 0 होगा। तो मैं इसके लिए रेट फॉर्म लिखूँ अगर एनर्जी इक्वेशन की, रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दोस्तों, यहाँ इन और आउट को मैं नेट एनर्जी ट्रांसफ़र से डिनोट करता हूँ। ये टर्म है रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफ़र। अब सिस्टम के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में 3 तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, हीट, वर्क और मास। और ये वाली टर्म जो है ये बता रही है रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब एनर्जी ऑफ द सिस्टम के अंदर जो चेंज है सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम में, वो अपने आप को शो करता है इंटरनल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ की टर्म में। अब दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम की जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट रहती है, तो ये जो ट्रांजिएंट टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि हम स्टेडी फ्लो की बात कर रहे हैं, यानी टाइम के साथ साथ कोई वेरिएशन नहीं आएगी। मास हो गया, एनर्जी हो गई, हर चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तो बाकी हमारे पास इक्वेशन बन जाती है रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट। अब दोस्तों, सिस्टम के अंदर एनर्जी इन भी 3 तरीक़ों से हो सकती है और सिस्टम से एनर्जी निकलेगी भी 3 तरीक़ों से ही। वो कौन से 3 तरीके हैं बोलें? हीट, वर्क और मास। सिस्टम में जितनी एनर्जी इनपुट या जितनी पावर इनपुट दाखिल होगी उतनी ही पावर आउटपुट निकलेगी। ये दोनों क्वांटिटीज बैलेंस आउट रहेंगी, चाहे वो हीट की फॉर्म में एंट्री हो रही है, वर्क की फॉर्म में हो रही है, मास की फॉर्म में हो रही है। हमें फॉर्म से कोई गर्ज नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, टोटल रेट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है 3 तरीक़ों से। हीट, अब यहाँ पे रेट फॉर्म में लिख रहे हैं तो सारों के साथ डॉट भी लिखेंगे, वर्क, और तीसरा है मास, m इंटू थीटा। थीटा क्या होता है दोस्तों? थीटा होता है एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मास। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यानी इंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी वो भी बराबर होती है हीट, वर्क और मास।
अब दोस्तों ये जो थीटा है, एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड पर यूनिट मास, इसकी मैं वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर देता हूँ। इंथाल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह आउट के लिए भी लिख देते हैं, इंथाल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्राइव करनी थी, यही इक्वेशन आपको समझानी थी। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि आपको ये इक्वेशन आसानी से समझा सकूं, इसका कंसेप्ट, इसका आइडिया, फिजिकल मीनिंग। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आई रियली नीड यू। अब दोस्तों जिस तरह ये वाला केस है, हमें क्लियर पता है कि यहाँ से एनर्जी इन हो रही है, यहाँ से एनर्जी आउट हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें नहीं पता होता कि सिस्टम के अंदर हीट इन हुई है या आउट हुई है, सिस्टम ने वर्क किया है या सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है। तो इस तरह के केसेस में हम जो जनरल लेते हैं वो ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम एंड वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। और इस तरह हम करते करते प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और एंड में अगर इनका साइंस नेगेटिव आ जाए इन दोनों में से किसी का भी, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत है, तो हम उसका रिवर्स कर लिया करते हैं। तो अब यहाँ पर इसी तरह मैं ये इन और आउट को सिंबल उड़ाकर इसको जनरलाइज लिखता हूँ। हीट के लिए मैं लिखता हूँ क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट, यानी ये वाले जो हीट की टर्म्स हैं इनको मैंने कंबाइन कर दिया एक में क्यू डॉट में, और वर्क वाले को मैंने कंबाइन कर दिया डब्ल्यू डॉट के साथ। अब एनर्जी ट्रांसफ़र बाय मास जो इन है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो क्या जाता है सिग्मा आउट मास फ्लो रेट इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जी माइनस सिग्मा इन एम डॉट एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी सी। अब दोस्तों ये एक्सप्रेशन है फॉर मल्टीपल इनलेट्स और मल्टीपल एग्जिट्स। जिस तरह यहाँ पे है कि एक इनलेट है और 2 आउटलेट हैं, लेकिन हमारा अगर केस सिंपल हो, जिस तरह ये था, सिंगल इनलेट है, सिंगल आउटलेट है, सिंगल स्ट्रीम डिवाइस है, तो मैं ये रिलेशन सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट इंटू आउटलेट के लिए मैं 2 और इनलेट के लिए 1 का सब्सक्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी Z2 माइनस Z1। ठीक हो गया दोस्तों। इसको मैं थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ, अगर मैं इसको यूनिट मास बेसिस पर लिखूँ इस रिलेशन को, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों को मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दूँगा, तो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट मास आ जाता है कि आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दें। इसी तरह वर्क डन पर यूनिट मास आ जाता है कि आप रेट ऑफ वर्क डन को मास फ्लो रेट से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आ जाता है Q माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस G टू Z2 माइनस Z1। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होती, तो ये दोनों टर्म हम कर देते हैं 0। तो हमारे पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होकर ये बच जाती है। Q हीट ट्रांसफ़र है, W वर्क डन है, H2 इंथैल्पी एट एग्जिट है, H1 इंथैल्पी एट इनलेट है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ड्राइव कर ली, इसकी जो मुख्तलिफ फार्म है फॉर सिंगल स्ट्रीम डिवाइस के लिए, यूनिट मास बेसिस के लिए, ये सारा तो हमने कोशिश की कि आपको समझा दूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब दोस्तों जो इनमें टर्म्स हैं, जो हीट ट्रांसफ़र वाली टर्म है, वर्क डन वाली टर्म है, चेंज इन इंथैल्पी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इनको थोड़ा मैं दोस्तों आपको अलग करके थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ, इनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ, क्योंकि जब ये हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जाके लगाएंगे नोजल्स पर, डिफ्यूज़र पर, कंप्रेसर पर, टरबाइंस पर, तो आपको कोई मुश्किल ना हो। अब दोस्तों Q डॉट जो है ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है बिटवीन अ कंट्रोल वॉल्यूम और सराउंडिंग्स के दरमियान। अब दोस्तों मिसाल ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये इसकी जो है ना वो बाउंड्री है। इसमें सिस्टम में अगर अंदर हीट दाखिल होती है तो मैं Q डॉट लूँगा पॉजिटिव, और अगर बाहर जाती है तो इसको मैं कहता हूँ ये है नेगेटिव, यानी रेट ऑफ हीट इनपुट पॉजिटिव है और रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो नेगेटिव है। और अगर ये इंसुलेटेड है, ये बाउंड्री, इसमें ना कोई हीट इंटर हो सकती है ना निकल सकती है, तो यहाँ पे जो हीट है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, वो हो जाएगा 0। अब इस तरह दोस्तों अगली टर्म है W डॉट
जिसको हम पावर भी कहते हैं या रेट ऑफ वर्क डन कहते हैं। अब दोस्तों कंट्रोल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, वो होता है कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट है तो बाउंड्री वर्क किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? बाउंड्री वर्क होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो बाउंड्री वर्क तो हो गया 0। तो दोस्तों स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के लिए बाउंड्री वर्क हो जाएगा 0। जो अमूमन हम स्टेडी फ्लो डिवाइसेस में, टरबाइन में, कंप्रेसर्स में, पंप्स में जो हमारा काम का वर्क होता है वो होता है शाफ्ट वर्क। अब मिसाल के तौर पर टरबाइन जो है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो इसका जो शाफ्ट वर्क होगा ये पॉजिटिव होगा। पंप वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, इसको हमें वर्क देना पड़ता है तो इसका जो शाफ्ट वर्क है वो होगा नेगेटिव। इसी तरह कंट्रोल वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक वायर क्रॉस हो रही है, इलेक्ट्रिक वायर उसमें से गुजर रही है, जिस तरह हमारे पास हीटर होता है कि उसमें से पानी गुजर रहा होता है और एक इलेक्ट्रिक वायर उसको हीट कर रही होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा ये इनपुट होगा, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह दोस्तों चेंज इन एंथैल्पी है, एंथैल्पी एट एग्जिट माइनस एंथैल्पी एट इनलेट, ये वैल्यूज़ आप टेबल से जाकर आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम आइडियल गैसेस को डील कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक हीट की एवरेज वैल्यू को टेम्परेचर चेंज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हम चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों चेंज इन किनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होता है वेलोसिटीज़ का स्क्वायर एट एग्जिट और इनलेट। यहाँ से दोस्तों इसका यूनिट आता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो इक्विवेलेंट बनता है जूल पर केजी के। यानी जूल पर केजी को अगर हम सिंप्लीफाई करें, जूल न्यूटन मीटर के बराबर है ओवर किलोग्राम। न्यूटन मीटर को मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैं लिख दिया न्यूटन को। उसके बाद मीटर आ गया ओवर किलोग्राम आ गया, तो यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जूल पर केजी इक्विवेलेंट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। तो लेकिन हम जो एंथैल्पी लिया करते हैं अमूमन वो लिया करते हैं किलो जूल पर केजी में। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के लिए हमें जो ये वाली वैल्यू आती है इसको हम 1000 से डिवाइड कर दिया करते हैं ताकि जो यूनिट्स हैं वो इक्विवेलेंट हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। तो दोस्तों अक्सर औकात बहुत सारे केसेस में जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वो बहुत ही कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर अब वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड एज्यूम करें तो इसके अगेंस्ट जो काइनेटिक एनर्जी चेंज आता है वो 1 किलो जूल पर केजी आता है, और ये बहुत छोटी वैल्यू है बनिस्बत एंथैल्पी चेंज की वैल्यूज़। और कई दफ़ा तो जो है ना वो एग्जिट पे और इनलेट पे जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं ऑलमोस्ट, तब भी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो 0 आ जाता है। इसका ख्याल आपने सिर्फ 2 केसेस में रखना होता है। एक तो तब जब आप नोजल या डिफ्यूज़र वाले केसेस से डील कर रहे हो, तब वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होता है एट इनलेट और एग्जिट। और दूसरा अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर एक केस में आपकी एग्जिट वेलोसिटी है 705 और इनलेट पे वेलोसिटी है 680, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी चेंज आता है 17.31 किलो जूल पर केजी। दोस्तों इस तरह के केसेस में आपने बड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप आंखें बंद करके इसको 0 कर दें। इसी तरह हमारे पास आखिर में है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ये इसका भी यूनिट आता है दोस्तों मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है टू कन्वर्ट इनटू किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों 102 मीटर की हाइट हो उसके अगेंस्ट जाकर हमारे पास जो चेंज आता है वो होता है 1 किलो जूल पर केजी। और जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, चाहे पंप्स हैं, टरबाइंस हैं, कंप्रेसर्स हैं, इन सब में इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो हम अक्सर औकात इसको जो है ना वो नेगलेक्ट ही कर दिया करते हैं। इस टर्म का लिहाज सिर्फ आपने एक केस में रखना है, जब आप पंप वर्क निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर पंप कर रहे हैं किसी फ्लूइड को, तब आपने इस पोटेंशियल एनर्जी का ख्याल रखना है, वरना आंखें बंद करके तसल्ली से इसको 0 कर दो, कोई मसला नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की डेरिवेशन, इसकी मुख्तलिफ फार्म्स और इसकी जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी टर्म कहाँ पे ज़रूरी है, ये सारी कोशिश की कि आपको आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।